दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है जब पहली संख्या 16.66% बढ़ाई जाती, 8 और 9, जब पहली संख्या 16.66% बढ़ाई जाती है तो इसका मतलब आपको पता है 1/6। भाई इसका मतलब क्या है 1/6। अगर कोई संख्या 6 पर 1 बढ़ाई जाती है तो इसका मतलब वो पहले से 7/6 हो जाती है। तो हमने एक काफी पढ़ा है, अगर इतना बढ़ाई जाती है तो इसका मतलब 1/6 बढ़ती है, मतलब 6 पे 1 बढ़ जाती है, मतलब 6 वाला नंबर अब 7 हो जाता है। तो अगर 8 को इतना बढ़ाएंगे तो ये 7/6 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 22.22 घटाई जाती है और इसका मतलब आपको पता है कितना होता है 2/9। 2/9 घटाई जाती है मतलब 9 में से 2 घटा दी जाती है। अगर 9 में से 2 घटा दोगे तो वो कितनी बचेगी 7/9। 9 में से 2 घटा दी 7/9। जो कट जाए उसे काट दो, 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 4 और ये 3 कट जाएगा और ये बटे वाला 3 इधर चला जाएगा। रेशियो कितना आएगा 4:3। आंसर होगा 4:3। 39 का बी सही है अभी सबका आंसर। कृति, आयुष, ललित, प्रज्ञा, शिवानी, दीपक, रूप, ऋतिक। ऋतिक तुम आ गए भी आज, अगले का भी आंसर बता रहे हो, फॉर्म में लग रहे हो भी आज तक। देखो अगला, अगर किसी भिन्न का अंश 15% बढ़ा दिया जाए और हर 5% घटा दिया जाए तो 8/3 भिन्न हो जाती है। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%। द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/3। सही, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, हमें पता नहीं फ्रैक्शन क्या था तो हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या था x/y। अगर भिन्न की बात करें तो ऐसे लिखी जाती है। मान लेते हैं एक फ्रैक्शन x/y था, इसका अंश 15% बढ़ा दिया जाता है, अंश माने न्यूमरेटर, और अगर कोई नंबर 15% बढ़ाया जाता है तो मतलब वो खुद का 115% हो जाता है। हर 5% घटा दिया जाता है, डिनोमिनेटर 5% घटाया जाता है, मतलब डिनोमिनेटर घट के 95% रह जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। ऐसा बोला है हमें x/y की वैल्यू निकालनी है तो कुछ है नहीं इसमें करने को, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसे काट लो, 5 से कट जाएगा 19 बार और 5 से कट जाएगा 23 बार। 19 की इधर गुणा हो जाएगी 95 और 23 की 3 से गुणा हो जाएगी 69। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू 95/69 आएगी। दीपक, कृति, प्रज्ञा, तुषार, आयुष, रूप, वर्तिका सही है भाई, सबके आंसर ठीक। बढ़िया, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, देखो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लोग, वो आपके बड़े काम का है, ठीक है ना। जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बहुत काम का है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोई काम चलाऊ चीज पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठे हैं और जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है उस पर पूरी कमांड कर ले। शीट डाउनलोड कर ले, सारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो, वहाँ एक ही पेज पे सारी चारों शीट दे रखी और सारे क्विज दे रखे हैं परसेंटेज के, जितने अब तक आए हैं आगे आने वाले भी उसी पेज पे शो होंगे। और बार बार आप लोग व्हाट्सएप में जाके लिंक मत मांगा करो हर क्विज का, आप लोग सीधे वेबसाइट पे जाया करो topperullu.com और वहां पे आपको सारा मटेरियल पूरा का पूरा मिलेगा। क्विज के लिंक की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट उस पे जाओ और वहां पे जाके अटेम्प्ट करो। समझ रहे हैं ना। आगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ना भी रहो कभी तो वो वेबसाइट तो हमेशा रहेगी, ठीक। तो आप कभी भी वहां पे जाके अपने लिए मटेरियल, इंग्लिश को फिलहाल मैंने स्टैंड स्टिल ही रख दिया है, उस पर अभी काम नहीं कर रहे क्योंकि जब तक इस पे थोड़ा सा नहीं हो जाता, एक लेवल इस पे अचीव कर ले हम लोग, उसके बाद हम लोग इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने रोक दिया, ठीक है ना। कह रहा है अगर आयकर में 18% वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 2% कमी होती है, आयकर की दर बताएं, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत आसान सवाल है। आयकर की दर देखो, 18 2 20 इसकी आय है और 20 पे 10 इसका इनकम टैक्स है, दो इनकम टैक्स है इंटू 100, आप कहोगे 10%, 10% इनकम टैक्स की दर है। हालांकि ये काफी सीधा सवाल है, ठीक है ना, 20 पे 2, लेकिन ये कैसे लिख दिया हमने 20 पे 2 इंटू 100,
तो इसे आपको समझना पड़ेगा। समझने के बाद आपको भी यही करना है जो मैंने किया है। इतना ही सवाल है, हालांकि क्वेश्चन ये काफी टेढ़ा मेढ़ा है, समझना है इसे बात को। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, जिसमें से 2,000 रुपए मैं टैक्स पे करता हूं, 10,000 में से 2,000 में टैक्स पे करता हूं, तो मेरे पास 8,000 रुपए बचते हैं। ये मेरी ग्रॉस इनकम है, कुल आय, ग्रॉस इनकम बोलते हैं। ये टैक्स है और ये मेरी नेट इनकम है। समझना बात, कुल आय में से कर घटाने के बाद नेट इनकम बचती है, प्रभावी आय जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 10,000 तो आप कहने को कह रहे हैं आप कमा रहे हैं, लेकिन 2,000 तो आपकी जेब से तुरंत टैक्स चला गया, तो आपको खर्च करने को कितने मिलते हैं? 8,000। अभी मानो टैक्स जो है वो 1,000 रुपए बढ़ जाए, टैक्स 2,000 से बढ़ के कितना हो जाए? 3,000 हो जाए, तो 10,000 रुपए की इनकम में से मुझे 3,000 टैक्स देना पड़ेगा, और मेरी नेट इनकम घट के कितनी रह जाएगी? 7,000। यहाँ पे बात ध्यान देना कि जितनी टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, उतनी ही नेट इनकम में या प्रभावी आय में कमी हुई। मतलब टैक्स में हुई बढ़ोतरी और नेट इनकम में हुई कमी हमेशा आपस में बराबर होती। समझना बात, टैक्स में हुई कमी और नेट इनकम में हुई बढ़ोतरी, सॉरी, टैक्स में हुई वृद्धि और नेट इनकम में हुई कमी हमेशा आपस में बराबर होती है। लेकिन रुपए में अगर परसेंट की बात करें तो टैक्स देखो कितना बढ़ा है, 2,000 से 3,000 हो गया, तो 1,000 की वृद्धि हुई है, 2,000 पर हुई है। देखो बेसिक समझना है इसका, इंटू 100, मतलब टैक्स 50% बढ़ा है, और नेट इनकम कितनी कम हुई है? 1,000 कम हुई है और 8,000 पर हुई है। मतलब 1/8 का मतलब क्या? 12.5%। मतलब प्रभावी आय 12.5% कम हुई। मतलब देखो ध्यान से कि 50% टैक्स बढ़ने पे प्रभावी इनकम 12.5% कम हुई है। मतलब परसेंट वाली ये वैल्यू अलग अलग है, लेकिन अगर रुपए वाली वैल्यू की बात करो तो रुपए में दोनों टैक्स, टैक्स में हुई वृद्धि और नेट इनकम में हुई कमी बराबर है। मतलब यहां से हम एक आइडिया लगाते हैं, एक बेसिक समझ बनाते हैं। ये सब करना नहीं है, आपको समझा रहा हूं। मतलब यहां से आप समझ लगाते हैं कि टैक्स में हुई वृद्धि, तो टैक्स में वृद्धि कितनी हुई है? 18%। तो टैक्स का 18% हमेशा बराबर होगा नेट इनकम में हुई कमी के, और नेट इनकम में 2% की कमी हुई है, तो 2/100। आप ये कह सकते हो कि टैक्स का 18% और नेट इनकम का 2 रुपए रुपए में आपस में बराबर है। अगर हमें यहाँ टैक्स और नेट इनकम की वैल्यू पता होती तो ये हमेशा बराबर आता। जैसे यहीं पे देखो, टैक्स 2,000 था, उसमें 50% वृद्धि हुई, तो 2,000 का 50% मतलब 1,000, और नेट इनकम का 8,000 का 12.5%, ये भी कितना होगा? 1,000। ये हमेशा आपस में बराबर होता है, ठीक है ना, हमेशा आपस में बराबर, ये भी 1,000, ये भी 1,000। इसलिए यहां से हमने एक आइडिया लगाया कि टैक्स में हुई बढ़ोतरी और नेट इनकम में हुई कमी आपस में बराबर होती, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे लिखते सीधा सीधा कि टैक्स का 18% और नेट इनकम का 2% आपस में बराबर। अगर आपस में बराबर है तो यहां से हमें पता लगता है कि टैक्स अगर 2 रुपए है तो नेट इनकम 18 रुपए। देखो भाई, अगर आप इसे एक दूसरे के बटे में लिखोगे तो रेशियो मिल जाएगा। अगर 18 रुपए नेट इनकम है, 2 रुपए टैक्स है। अब ध्यान देना, टैक्स जो है वो हमेशा टोटल इनकम पर काउंट किया जाता है, ग्रॉस इनकम पर। तो देखो 2 रुपए टैक्स देके इस आदमी के पास 18 रुपए बचते हैं, मतलब टोटल इनकम कितनी रही होगी? टोटल इनकम 20 रही होगी। टोटल इनकम 20 में से 2 टैक्स देता है और 18 बच जाते हैं। मतलब ये टोटल 20 रुपए कमाता है, जिसमें से 2 रुपए इसे टैक्स देना पड़ता है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। आप कहोगे 10% टैक्स की दर होगी, इनकम टैक्स 10%। समझ रहे बात को? ये पूरी कहानी, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन कभी ये आ जाए तो आप सीधे इन दोनों को जोड़ दो, ये टोटल इनकम होती है, और ये जो प्रभावी आय में आई कमी है ये हमेशा टैक्स है। तो 2 टैक्स है, 18 प्लस 20 पे है, इंटू 100 10%। बिना लिखे भी कर सकते, समझ जरूरी है। सही है भाई।
आगे बढ़े। कह रहे एक गांव में 10,600 जनसंख्या थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 9%, महिलाओं की संख्या 10% बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 11,612 हो जाती है। वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखो, इस क्वेश्चन को आप कई तरह से कर सकते हो। एलिगेशन से कर सकते हो, इक्वेशन बना के कर सकते हो, और परसेंट बराबर कर सकते हो। जरा समझना, अभी थोड़ी देर पहले हमने परसेंट बराबर करने वाले क्वेश्चन देखे थे। देखो, अगर उसी से करें तो समझना बात को। पुरुषों की संख्या में 9% वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 10% वृद्धि होती है। मतलब महिलाएं 9 प्लस 1% से बढ़ती है। देखो, जैसे ये समझ में आए समझ लेना, वरना मैं आपको बेसिक तरीका बता दूंगा, उससे भी आसान है, लेकिन इससे कैलकुलेशन ज्यादा कम है। देखो भाई, पुरुष बढ़ते हैं 9% और महिलाएं बढ़ती हैं 9 प्लस 1%। मतलब ये बात तय हो गई कि कुल आबादी 9% तो बढ़ती है और महिलाएं 1% ज्यादा बढ़ती है। अगर कुल आबादी 9% बढ़ती है तो 10,600 की जो आबादी है महिलाओं और पुरुषों की, अगर 9% बढ़ जाएगी, 9% बढ़ जाएगी, तो कितनी वृद्धि होगी भाई? 10,600 का 9%, इससे इसे काट दो, 9 6 54, 954 रुपए, 954 लोग बढ़ जाएंगे। अभी ध्यान से देखो, 10,600 से आबादी बढ़ के 11,612 हो जा रही। 10,600 से 11,112, मतलब 1,012 की वृद्धि हुई। लेकिन अगर सारी जनसंख्या 9% से बढ़ती तो 954 की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन 954 की तो नहीं हुई। वृद्धि कितने की हुई है? 46, 12, 58, 54 से बचेगा 46, 46 और 12, 58। 58 लोग ज्यादा बढ़े हैं, और ये 58 कौन है? ये महिलाओं की संख्या का 1% है, जो कैलकुलेशन हमने यहाँ छोड़ दी थी। तो 1% महिलाओं का कितना है? 58। तो टोटल महिलाएं कितनी होनी चाहिए? 100%, मतलब 5800। और अगर 10,600 में से 5800 महिलाएं हैं तो बाकी बचे हुए पुरुष हैं। तो वो पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, 10,600 में से 5800 घटा दो, तो 42 6 4800 लोग होने चाहिए। 4800 आ रहा है भी आंसर, इसमें 4800 है नहीं ऑप्शन में। सही है आपकी बात। 4800। अगर आप ऐसे समझ पाए हो तो बहुत सही, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी है जो करने जैसी नहीं है। ठीक है ना, मैं दोबारा बताता हूँ। एक दूसरा तरीका भी है, हालांकि इससे एक बार देख लो। देखो, कभी ऐसे वैल्यू दे रखी हो कि ये 9% है, ये 10% है, तो आप ये कहते हो कि 9% तो पुरुष बढ़ रहे हैं और महिलाएं 9 प्लस 1% बढ़ रही, तो हम दोनों को 1% बना लेते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप या तो पुरुषों की संख्या में 1% जोड़ दो, या महिलाओं की संख्या में से 1 घटा दो, इन दोनों को बराबर कर दो। अगर 9% पुरुष बढ़ते हैं तो महिलाएं भी 9% प्लस 1% बढ़ती। और अगर टोटल आबादी 9% बढ़ती, टोटल आबादी 9% बढ़ती, तो 10,600 का 9% कितना होता? 954। सही है। लेकिन आबादी 10,600 से 11,612 हो गई, मतलब जनसंख्या 1,012 बढ़ी है। तो 1,012 में से 954 घटा दो। अगर 9% बढ़ते सारे तो 954 बढ़नी चाहिए, लेकिन 9% बढ़े थोड़ी ना, महिलाएं 10% बढ़ी। तो ये जो महिलाओं का 1% हमने छोड़ दिया है, वो 1% ही ये 58 है। और अगर 1% की वैल्यू महिलाओं की संख्या का 1% 58 है, तो टोटल महिलाएं कितनी होनी चाहिए? 5800। और अगर महिलाएं 5800 है तो बाकी बचे हुए पुरुष है कितने होने चाहिए? 4200, क्योंकि टोटल कितने, सॉरी 4800, टोटल कितना है? 10,600। समझ रहे? और जो नहीं समझ पाए इस बात को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, कुल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 1,012। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर हम मान लें कि ये सारे पुरुष थे, सारे के सारे पुरुष, तो इसमें 9% की वृद्धि होती। अगर सारे पुरुष होते तो 954 की वृद्धि होनी चाहिए थी। अगर एक बार हम मान लें कि सारे 10,600 पुरुष है, तो वृद्धि 954 की होनी चाहिए थी। और अगर एक बार हम मान लें कि सारी महिलाएं हैं,
तो इसका 10% मतलब वृद्धि 10,016 होनी चाहिए थी, 1,016, लेकिन वृद्धि कितनी हुई है 1,012। एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन हर उस जगह लग जाता है जहां पे दो अलग अलग वैल्यू और उनकी एक कंबाइंड वैल्यू दी। अगर सारे पुरुष होते तो इतने बढ़ते, सारी महिलाएं होती तो इतने बढ़ते, ना तो इतने बड़े ना इतने बड़े, वैल्यू इनके बीच में, तो इसे घटा लो। इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है ना, 1,012 में से इसे घटा देंगे, कितना आएगा 1,016, 1,060, सॉरी यहाँ लिखने में गलती हुई है। 10,600 का 10% 1,060, 1,060 में से 1,012 घटाओगे तो 48, और 1,012 में से 49 इसको घटाओगे 954 को, तो कितना बचेगा 58। तो जनसंख्या 48 और 58 या 24 रेशियो 29, मतलब आदमी औरतों की संख्या कितनी है 24, 29, और या फिर यहीं पे आप जोड़ते तो ये कितना बनता है 106। तो 4800 पुरुष रहे होंगे और 5800 महिलाएं रही होंगी, टोटल कितने 10,600। या फिर आप इस रेशियो में इसे तोड़ लो, फिर भी वैल्यू कितनी आएगी 4800 और 5800। आप इसे एलिगेशन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं अभी बात को? तो अगर आपको वैसे दिक्कत लगे वैसे आप ना कर सकते हो। देखो वो तरीका तब है जब आप बहुत सारी कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हो, वरना आप इससे करो, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। पर दो तरीके हो गए और ये सबसे अच्छे तरीके हैं। ये क्वेश्चन देखो, आसान है, काफी आसान। कह रहा है व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दो चरों एक्स वाई का मान 25% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी। एक्सप्रेशन है एक्स वाई स्क्वायर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर का असल में मतलब क्या है कि एक्स गुणा वाई गुणा वाई, यही मतलब है इसका। और कह रहा है कि इसके हर एक एक्सप्रेशन एक्स और वाई दोनों में 25-25% की कमी हो जाती है। 25% कमी का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 की कमी हो जाती है एक्स में भी और वाई में भी। अगर आप पहले मान लो कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 थी, तो अब इनकी वैल्यू 1-1 घट जाती है। अब इनकी वैल्यू कितनी बचती है 3-3-3। वे पहले 4-4-4 थी, तो एक्स वाई स्क्वायर का मान कितना आता होता 4 चौक 16 चौके 64, 64। और अब इनकी वैल्यू 3-3-3 रह गई है, तो इनकी वैल्यू हो गई है 27। कह रहा है कितने परसेंट की कमी आई, तो 64 से घट के ये 27 रह गया। तो देखो कमी कितनी आई, 14 में से 7 गया 7 बच गया, और 5 में से 2 गया 3 बच गया। 37 की कमी आई 64 पर आई, इंटू 100% निकाल। तो आप चाहे तो 3700 को 64 से भाग दे लो, जैसा कुछ लोगों ने किया है कि आंसर ये आया। वैसे ही देखो ये 6 छंग 36, ठीक है ना, 6 छंग 36, 60% के आसपास होना चाहिए, लेकिन 60 के पास तो एक दूसरा आंसर भी है। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ऑप्शन क्लोज है, पूरा पूरा भाग दे, आंसर ये है। और एक दूसरा तरीका भी है, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आप ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। याद करो मैंने आपको तरीका बताया था इसी परसेंटेज में, क्या बताया था भाई, ये तरीका बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हो कि 3 बार 25-25% की कमी हुई, तो पहले आप एक बार 2 25-25 ले लो, उससे जो वैल्यू आएगी उसे फिर तीसरे 25 में लगा दो। आप ऐसे भी कर सकते थे कि मान लिया हमने वैल्यू 100 थी, 25% कमी आने का मतलब 3/4 रह गई, फिर 3/4 रह गई, और फिर 3/4 रह गई। ऐसा करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, फिर आप 100 में से घटा लें। कुछ भी करें लेकिन आपको कुछ ना कुछ भाग तो देना ही पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि आपको 64 से 37 को भाग नहीं देना पड़ेगा, 16 से देना पड़ेगा, ज्यादा आसान रहेगा। तो जैसे भी कर ले आपका आंसर कितना आएगा 57.8125। और क्योंकि इन तरीकों पे हम काफी बात कर चुके हैं, इसलिए हम इस पे बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सही है।
बहुत वर्थ नहीं है ये क्वेश्चन, कैसे बहुत टाइम आप दे सको। जैसे ये क्वेश्चन है बहुत वर्थ नहीं है, लेकिन ये इसलिए लिखा है कि आप लोग जब क्वेश्चन करते हो तो काफी लंबा चौड़ा कर देते, छोटा करते हैं। क्वेश्चन को समझे, ए और दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है और ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। अगर ए सी 8 है तो बी सी 2 होना चाहिए, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एसी की लंबाई 8% बढ़ा दी जाए। एसी की लंबाई अगर 8% बढ़ा दी जाए, मतलब इसे और आगे बढ़ा दिया जाए, तो सीबी की लंबाई कितने परसेंट घटेगी। देखो ध्यान देना भाई, परसेंट में क्या घटेगी ये हमें पता नहीं, लेकिन जितना हम सी को इधर को बढ़ाएंगे, मानो सी को 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दें, तो अगर एसी 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो बीसी 1% घटेगी। मतलब एसी में हुई बढ़ोतरी और बीसी में हुई कमी बराबर होगी, क्योंकि जितना ये बढ़ेगी उतना ही ये घटेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी जेब में 20 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है। आप मुझे 5 रुपए दे दें तो मेरी जेब में जितने रुपए बढ़ेंगे आपकी जेब में उतने ही रुपए घटेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है कि इस 8 में अगर 8% बढ़ा दिया जाए, अगर एसी की लंबाई 8% बढ़ा दी जाए तो इतनी बढ़ेगी, और ये बीसी में हुई कमी के बराबर होगी। तो बीसी में कमी क्या होगी ये हमें पता नहीं, लेकिन बीसी 2 सेंटीमीटर की है, तो 2 सेंटीमीटर का x% घटेगी। इससे काट दो, ये कितना होना चाहिए, 8 चौक 32, x की वैल्यू होनी चाहिए 32%। अगर आप AC को 8% बढ़ाएंगे तो BC 32% कम हो जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब इसमें हुई बढ़ोतरी और इसमें हुई कमी आपस में बराबर है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल रख दिया। आप ये लाइन वगैरह नहीं बनाते, अगर आप अपनी समझ से करते तो इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कोई डाउट हो किसी को तो बताएं। कोई नहीं, आगे बढ़े भाई। देखो ये अच्छा सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए के कुछ भाग को 5% पे और बाकी भाग को 6% की दर से निवेश करता है। 5% की दर से निवेश किया गया भाग 6% की दर से निवेश किए गए भाग से 66.5% रुपए अधिक अर्जित करता है। तो बताओ 6% की दर पे कितना पैसा लगाया गया। कुछ लोग इसे एलिगेशन से करते हैं तो फंस जाते हैं। कारण ये कि एलिगेशन इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें दोनों का अंतर आपको दिया है, आपको टोटल पैसा नहीं दिया है कि दोनों मिलके कितना अर्जित करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन एलिगेशन से तो नहीं होगा। आप इसे वैसे सॉल्व कर लें, उसने पूछा है 6% की दर पे कितना रुपया लगाए, तो आप मान लें कि 6% की दर पे उसने x रुपए लगाए, x रुपए लगाए हैं 6% की दर पे। अगर x रुपए 6% पे लगाए हैं, टोटल रुपए 10,000 थे, 10,000 में से x 6% पे लगाए हैं, तो बाकी बचे हुए 5% पे निवेश किए होंगे। 10,000 का 10,000 माइनस x का 5%, इसे इन्होंने 5% पे लगाया होगा। और कह रहा है कि ये जो 5% वाला ब्याज है ये 6% वाले ब्याज से ज्यादा है। ये वाला जो ब्याज है ये इससे ज्यादा है, मतलब इसमें से इसे घटा देने पे क्या आना चाहिए, 66.5। ये इंग्लिश में भी थोड़ा सा अलग दे रखा है, 76 दे रखा है, इसे सही करना 66। कितनी भी सही कर लो थोड़ी बहुत गलतियां रह ही जाती हैं। तो बस इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये 5/x को या तो इसमें गुणा कर लो या इस अपॉन वाला 100, क्योंकि दोनों जगह उसे डायरेक्ट इधर ले। अगर इस अपॉन वाले 100 को कॉमन लेके इधर गुणा कर लें तो ये 6650 हो जाएगा। सॉल्व कर लें भाई, इस 5 की इससे गुणा करेंगे तो ये -5x, 5 की इससे गुणा करेंगे तो ये 50,000 -5x -6x, और ये अपॉन वाला 100 दोनों जगह से कॉमन लेके हमने इधर गुणा कर दिया 6650। कैलकुलेशन कैसे भी कर लो,
ये 6 5 11x को उधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, तो 50,000 में से ये घट जाएगा, 50,000 में से 7,000 घटेगा 43,350, 11x की वैल्यू 43,350 और इसे आप 11 से काट लो। 11 चौक 44, 40 के बिल्कुल पास होता और 40 के बिल्कुल पास आंसर कौन है? सी। अगर ये पूरा 44 होता तो ये पूरा 4,000 होता और 44 से जरा सा ही कम है तो 3940 रुपए 90 पैसे। और कोई ऑप्शन है नहीं, इतना पास नहीं। चाहे तो भाग दे लो, क्योंकि 11 से भाग देना काफी आसान होता है। 2 और 11 का पहाड़ा सबको याद होता है, मुझे भी याद है 11 का पहाड़ा। सही है भाई। आए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये बहुत आसान सवाल है, इसमें खाली आपको बरगलाने की कोशिश की गई है, वरना सवाल काफी आसान है। राम अपनी सैलरी का 14% बचत करता है। राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल श्याम सेव्स 21%, जबकि श्याम 21% बचत करता है। अगर दोनों को बराबर वेतन मिलता है, ध्यान देना, दोनों को बराबर वेतन मिलता है, तो श्याम 1410 रुपए की बचत करता है, तो राम कितनी बचत करता है? भाई अगर दोनों की सेविंग्स बराबर ही है तो हम दो को दो माने ही क्यों, हम एक मान लेते हैं। श्याम 21% की बचत करता है और श्याम के वेतन का 21% कितने रुपए के बराबर है? 1410 रुपए के बराबर। सही है ना? और राम 14% बचत करता है, क्योंकि दोनों का वेतन एक जैसा है, तो राम की वेतन का 14% और श्याम के वेतन का 14% बराबर ही होगा। श्याम के वेतन का 21% 1410 है, तो श्याम के वेतन का 14% कितना होगा? क्योंकि राम के वेतन का 14% भी इतना ही होगा, क्योंकि वेतन तो दोनों का सेम है। इसे काट लो, ये 14 से कट जाएगा, 7 से 2 बार, ये 3 बार, 3 से इसे काट लो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 27 को 2 से गुणा कर दो, 47 दो नहीं 94, 940 आंसर। इतना ही क्वेश्चन था ये। लेकिन आप समझो कि अगर आपको ना समझ में आया तो क्या करते। आपको पता है कि श्याम के वेतन का 21% आपको पता है कितना है? 1410। तो श्याम का वेतन कितना आएगा? श्याम का वेतन कितना आएगा? ये 3 से कटेगा, ठीक है ना? ये 3 से कटेगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कुछ अपॉन में वैल्यू आएगी, फिर उसका 14% निकालेंगे, क्योंकि राम का वेतन भी उतना ही। तो इतने झंझट में पड़ने के बजाय आप इसे सीधा करो, क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है, इसलिए अगर श्याम के वेतन का 21% दिया है और राम के वेतन का 14% पूछा है, तो वो राम के वेतन का 14% और श्याम के वेतन का 14% एक जैसा हो। तो यहाँ से आप श्याम की सैलरी निकालोगे और उस सैलरी का 14% निकाल दोगे, तो राम की सेविंग्स भी आ जाएगी। बढ़िया। आयुष, वर्तिका, कृति, प्रज्ञा, सलोनी, दीपक, वीरेंद्र, रजत। रजत आज बड़ा लेट आए हो भैया आप। अगला देखते हैं। ये भी काफी आसान सवाल, ठीक है ना? काफी आसान, सीधा। कह रहा है एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घट के 48% रह जाती है। अगर आप इसे कुछ भी ना करना चाहो तो इतना सीधा है। कह रहा है एक संख्या के 60% को जब दूसरी में से घटाया जाता है, तो हम दोनों संख्याएं एक्स वाई मान लें। अगर हम मान लें कि एक संख्या x है, तो x का 60% घटाया y में से, ठीक है ना, दूसरी संख्या में से, तो वो घट के 48 रह गई। अगर वो 48% रह गई तो वो घटी कितना? 52%। समझना बात। अगर x का 60% दूसरी संख्या में से घटाए तो दूसरी घट के 48 रह गई। अगर घट के 48 रह गई तो वो संख्या में कमी कितनी आई? 52%। तो x का 60% और y का 52% बराबर होना चाहिए, क्योंकि सेम नंबर ही तो घटाया है भाई, घटाया तो सेम ही नंबर है। x का 60% y के 52% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब x का 60% घटाया तो y का 52% घटा, तो इसका मतलब x का 60% और y का 52% बराबर है। आप इसे 4 से काट लो तो 15 और 13,
x और y का रेशियो पूछा है तो x का रेशियो आएगा 13 और y का रेशियो 15। आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं भाई, वैसे इस समय तो टाइम ही टाइम है, यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ। अच्छा ठीक, सही है भाई रजत, समझ रहे हैं अभी बात को, ये काफी आसान है, सीधा सा है। तो आप यूट्यूब पे लाइव क्लास लेते हो? क्योंकि मैंने एक दिन लाइव कोशिश की, वो लाइव हो ही नहीं रहा था, 2 मिनट लेट चल रहा था, पता नहीं क्यों इतना लेट चल रहा था, या शायद नेट वगैरह की दिक्कत रही होगी, क्योंकि मैंने भी चाहा था मैं यूट्यूब पे क्लास लेता इसकी बजाय, लेकिन वो इतना लाइव नहीं चल रहा था जितना ये लाइव चल रहा था। सही है भाई। तो हालांकि इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो बेसिक स्टूडेंट है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि x के 60% को दूसरी संख्या में से घटाए, एक को x मान लेते हैं, एक को y। तो y में से जब पहली संख्या का 60% घटाया, तो x का 60% जब आपने y में से घटाया, तो y घट के 48% रह जाती है, y का 48%। जब दूसरी संख्या में से पहली संख्या का 60% घटाया, तो दूसरी घंटे संख्या घट के 48% रह जाती है। सही है ना? तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये तीसरी लाइन में वही आएगा जो हमने पहली लाइन लिखी थी। आंसर आपका होगा सी, 13-15। सही है, अगले पे आ जाएं भाई, इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। कह रहा है एक स्टेडियम में 9000 सीटों में से 200 सीटों को छोड़ के सभी टिकट बिक गए, मतलब 8800 टिकट बिक गए, 8800। बिके हुए टिकटों में से 25% टिकट आधे दाम पर बिके और शेष टिकट 40 रुपए के पूरे दाम पर बिके, तो टिकट बिक्री से कुल कितनी इनकम हुई? तो देखो भाई ध्यान से, कुछ भी खास है नहीं इस सवाल में। पूरे 9000 टिकट थे स्टेडियम में, जिसमें से 200 बिके नहीं, मतलब 8800 टिकट बिक गए, और 8800 में से 25% आधे दाम पे बिके। 8800 का 25% मतलब 1/4 कितना, 2200। तो बाकी बचे हुए 6600 पूरी कीमत पर बिके। 2200 टिकट आधे दाम पे बिके और बाकी टिकट 40 रुपए के पूरे दाम पे, तो पूरा दाम है 40, तो आधा दाम होना चाहिए 20। तो अगर 40-40 रुपए के हिसाब से 6600 टिकट बिक गए, मतलब यहाँ से कितनी आमदनी हुई, 4×4 = 24, 4×24 और 26, 2,64,000 की। और 2200 टिकट 20 रुपए के हिसाब से, तो 22 दूनी 44,000 रुपए की बिक्री यहाँ से, आमदनी यहाँ से, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जा रहा है, 3,08,000 रुपए। टोटल इनकम 3,08,000 रुपए होगी। सही है भाई, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा सवाल है। ये जो आज क्वेश्चन हम लोगों ने किए, क्विज आप लोगों को मिल जाएगा, और क्विज लगाया करो। एक बार वीडियो देखनी पड़े तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, देखो ऐसे देखो, आपने क्लास ले ली, फिर आप लगाओ टॉपिक, ठीक है ना, जो भी आपको क्विज दिया है उसे लगाओ। और उसमें अगर कुछ क्वेश्चन नहीं लगता है तो यूट्यूब पे क्लास पड़ी होती है, मैं जल्दी डाल देता हूँ, आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे 1 घंटे में। तो फिर से यूट्यूब पे जाके उस क्लास में उस क्वेश्चन को देखो पर्टिकुलर, क्योंकि अभी आप समझो कि अभी तो आपको पता है कि कौन सी क्लास में कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आज ही आपने किया है, आपको पता है लगभग कहाँ पे है क्वेश्चन। लेकिन अगर आप 8 दिन बाद जाओगे तो आपको, अब देखो यूट्यूब पे परसेंटेज की मेरे ख्याल 25-27 वीडियो पे जाके काम निपटेगा, तो 25-27 वीडियो में से ये आपको डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी वाली वीडियो में, तो आप लोग परेशान हो। तो इसलिए बिल्कुल साथ के साथ रिवाइज कर लो, कोई टाल मटोल नहीं, क्योंकि आजकल तो अभी हम लोगों के पास काम भी काफी कम है। ये क्वेश्चन आसान है, काफी सीधा सा है, कोई आधी लाइन का सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग 520 है, अगर बड़ी संख्या को 8% घटा दें और छोटी संख्या को 16% इंक्रीज कर दें तो संख्याएं बराबर हो जाती है। छोटी संख्या ज्ञात करो। The sum of two numbers is 520 if the bigger number is decreased by 8% and the smaller number is increased by 16%, the numbers obtained are equal। तो हम मान लेते हैं वो दोनों नंबर x और y है,
ठीक है ना। एक नंबर x है, एक नंबर y है। पहले वाले को 8% बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। अगर किसी नंबर को 8% घटाएंगे तो वो कितना रह जाएगा, 92%। और दूसरे वाले को 16% बढ़ाया जाता है। अगर किसी नंबर को 16% बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 116%। और आपस में ये दोनों नंबर क्या है, बराबर, आपस में दोनों नंबर इक्वल। ऐसे में परसेंट से परसेंट काट दो। 29 से देखो ये कटता है 4 बार, नहीं 29 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से ये कटेगा 23 बार, और 4 से ये कटेगा कितनी बार, 29 टाइम्स। मतलब y का रेशो 23 है और x का रेशो 29 है। और पूछ रहा है कौन सी छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो दोनों का सम 520 है, छोटी संख्या है 23, कितने में से 23 प्लस 29। भाई रेशो निकालना तो आता है ना। 23 और 29 का रेशो कितना होता है, जोड़ 52। तो 23/52, इससे इसे काट दो, कितना हो जाएगा, 10 आएगा, 230। छोटी संख्या 230 होगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भी प्यारा है लेकिन टाइम ज्यादा नहीं बचा है। तो इसके बाद हम लोग मंडे क्लास लेंगे भाई, संडे क्लास नहीं होगी आपकी। मंडे में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल, एक सेशन में ये खत्म हो जाएगा और अगले सेशन में हम रेशो स्टार्ट कर देंगे। कल संडे है, आप लोग भी इंजॉय करें, मैं भी आपकी रेशो की शीट प्रिपेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्विज जरूर लगाएं, और वीडियो वो जो चैनल है यूट्यूब वाला, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लो। फिर आप मांगते रहते हो कि लिंक दे दो, लिंक दे दो। जैसे ही वीडियो उस पर पड़ेगी आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब से ही मिल जाएगा, तो उसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। बेल आइकन बता दो, तुरंत ही तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।